तो पिछले क्लास में बाबू हम लोग बायोकेमिस्ट्री शुरू किए थे। जैसा कि हमने परिभाषा ही बताया था आप लोगों को। परिभाषा का मतलब मेन निचोड़ क्या था? परिभाषा जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, सजीव में टेक्नोलॉजी द्वारा सजीव के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव लाया जाए और उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाए जो मानव के लिए उपयोगी है। तो हम पढ़ाए होंगे कि जैसे जीवाणु कोशिका, जंतु कोशिका या पौधा कोशिका को जंतु कोशिका, पौधा कोशिका या जीवाणु कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया जाए। और उससे क्या होगा? जब आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव आ जाएगा तो नया नया प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन बनाने का पर्पस क्या होगा? जो लक्षण बदलेंगे, जो नया चीज मिलेगा, उसका पर्पस यही होता है कि उससे मानव कल्याण, यानी कि हम जीव के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव ला दें और उससे कुछ ऐसा उत्पाद प्राप्त करें, प्रोडक्ट जो मानव के लिए लाभकारी। यही पर्पस होता है बायोटेक्नोलॉजी का। हमने परिभाषा भी अंग्रेजी में लिखवाया था और पिछले क्लास में बताया कि मुख्य किस पर आधारित होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लैंगिक जनन के कंसेप्ट पर आधारित है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि इस जनन के द्वारा क्या होता है कि सजीव में नयापन आता है। जो लैंगिक जनन के प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ वेरिएशन पाया जाता है। वो माता पिता की तुलना में थोड़ा सा भारी होते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है और यही विभिन्नता सिलेक्शन का आधार बनता है। जो विभिन्नता पैदा होता है वो जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं ना, तो उसमें उस विभिन्न लक्षण के चलते उस बदले हुए परिस्थिति में कुछ लक्षण जिससे वह जीव आगे बढ़ जाता है, उसका चुनाव होता है, उसका विकास होता है। जैसे हम बताए होंगे कि मान लो कि 4 भाई है, कोई किसी माता पिता के 4 संतान है, उसमें एक बच्चा है जो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, एक है कि उस पर गर्मी का खास प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कितना हो गर्मी हो वो अपना काम कर लेता है, ठीक है। या मान लीजिए 4 बच्चे में एक बच्चा है जो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, 3 है जो गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। अचानक परिवेश में बदलाव आ जाए तो क्या हो जाएगा? वह बच्चा जो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता है उसको काफी परेशानी होगी, वह बीमार पड़ जाएगा। और जो 3 बच्चे हैं जिन पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपना काम करते रहेंगे, उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगा। मीन्स ये कैसे संभव हुआ? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते संभव हुआ। अगर एक ही माता पिता के 4 संतान है, चारों बच्चे अगर एक जैसा होते, चारों में ही गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती और उनके परिवेश में अचानक टेम्परेचर काफी बढ़ जाता, तो चारों के चारों सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन विभिन्नता है, एक बच्चा अन्य से वैरी कर गया। और ऐसा कैसे संभव हुआ था? हम बताए थे कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें माता पिता दोनों के द्वारा बने हुए गैमेट भाग लेते हैं। जो गैमेट या युग्मक बनते हैं किस कोशिका विभाजन से? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, जिसमें एक खास प्रक्रिया होता है, इसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, जिसके चलते गुणसूत्र में नयापन आ जाता है। गैमेट के गुणसूत्र में नयापन आ जाता है। अब माता का गैमेट, पिता का गैमेट, उससे क्या बना? जाइगोट। तो वो जो जाइगोट है उसमें नयापन वाला गुणसूत्र है, यानी कि उसमें डीएनए है और उससे प्रोटीन नया बनेगा, नया लक्षण बनेगा, नया चीज आएगा। तो वो वेरिएशन जो विभिन्नता पैदा होगी वह बदलते हुए परिस्थिति में उसको सर्वाइव करने में मदद करेगा। अब जैसा कि हमने बताया उसमें कि जो परंपरागत हमारा विधि है उसमें क्या होता है कि परंपरागत विधि में सीधे मेल गैमेट दूसरे वैरायटी का ट्रांसफर, जिससे पौधा का हम बात करें तो उसमें मेल गैमेट क्या किया गया था? पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया गया था मैन मेड, मतलब मानव के द्वारा क्या किया जाता है? पॉलिनेशन कराया जाता है। तो क्या होता है कि एक वैरायटी का पॉलन ग्रेन दूसरे वैरायटी के, एक वैरायटी का परागकण पौधा में दूसरे वैरायटी के वर्तिकाग्र पर जाता है, वहाँ परागनली बनाता है। फिर जो परागकण है उससे मेल गैमेट बनते हैं, वो अंडाशय से होकर बीजाणु के अंदर जाता है, जहाँ अन्य कोशिका से उसका निषेचन होता है, नए पौधे बनते हैं। तो कह रहा है कि जो परंपरागत विधियां हैं हमारी जो एवोल्यूशन की, उसमें हम बताए थे कि अच्छे जीन के साथ साथ कुछ बिना काम वाले जीन भी का समावेशन हो जाता है। अच्छा जीन जाता है, साथ साथ कुछ और भी जीन चले जाते हैं जो बेकार होते हैं, जिनका काम नहीं होता है या जिससे कोई हार्मफुल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह बायोटेक्नोलॉजी वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा सिर्फ अच्छे जीन को दूसरे जीव में समावेशित किया जाता है, भेजा जाता है और उससे अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो मानव के लिए लाभकारी है
और उसमें दो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जीन क्लोनिंग की और जीन ट्रांसफर की। जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग बुक पढ़िएगा तो मिलेगा कि क्या होता है जब कोई बाहरी जीन हम किसी होस्ट बॉडी में भेजते हैं तो उसका भविष्य क्या होगा या क्या होता है। हम कह रहे हैं बाहरी जीन यानी कि फॉरेन जीन। बाहरी जीन का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे शरीर में अपना डीएनए है, उसमें जीन है, तो जो मेरे शरीर में पहले से जो डीएनए है, जो जीन है, वो मेरा अपना जीन हुआ। अगर बाहर से किसी दूसरे जीव का जीन या डीएनए हमारे शरीर में ट्रांसफर किया गया तो वह जीन हमारे शरीर के लिए बाहरी जीन होगा या फॉरेन जीन होगा। तो कह रहा है कि जब किसी जीन, बाहरी जीन को किसी जीव में ट्रांसफर किया जाता है तो क्या होता है, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहरी जीन किसी जीव में चला गया और तुरंत वो चला जाता है अंदर, वो विकसित होने लगता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब भी कोई बाहरी जीन, जैसे मान लिया जाए ये कोई बाहरी जीन है, सपोज ये बाहरी जीन जब किसी जीव में जाएगा, अगर हम एक कोशिकीय जीव का बात करें तो ये बाहरी जीन जब किसी जीव में जाता है तो इस जीन को उस जीव के, मान लो यह एक कोशिकीय जीव है तो इसके क्रोमोसोम के साथ या इसके डीएनए के साथ इसको जुड़ना होगा। ये जब तक ये बाहरी जीन उस जीव के जीन डीएनए के साथ या गुणसूत्र के साथ नहीं जुटेगा, उसका विकास नहीं होगा, उसका फोटोकॉपी नहीं बनेगा। तो यानी कि क्या होता है कि जब कोई बाहरी जीव किसी शरीर में पहुंचता है, किसी दूसरे जीव में जाता है, तो उसे उस जीव के जीनोम से जुड़ना पड़ता है। क्या कर रहे हैं, जब कोई बाहरी जीव जब किसी जीव के शरीर में जाएगा तो उसे विकसित होने के लिए क्या करना होता है, उसे उस जीव के जीनोम से, मतलब आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ना पड़ता है। वह जब आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ेगा तभी अपना प्रतिलिपि बना पाएगा, तभी अपना विकास करेगा, तभी उस जीन से के साथ डेवलप करके उस जीन से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और वो अपना काम करेगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि जब हम बाहरी जीन को क्या करते हैं, किसी जीव में भेजते हैं तो उसे उसके जीनोम से जोड़ देते हैं। अब वह जीनोम से, उसके जीनोम से जुड़ गया और उस जीनोम के से जुड़ने के साथ उसी के जो उसके शरीर में जो एंजाइम्स हैं उसके हेल्प से अपना आरएनए बनाएगा, फिर अपना प्रोटीन बनाएगा, अपना फिर डेवलप करेगा या उसकी प्रतिलिपि तैयार। ठीक, तो यानी कि हर बाहरी जीन को जिस जीव में वो गया उस जीव के गुणसूत्र से उसको जुड़ जाना पड़ता है। किसे जुड़ना पड़ता है, गुणसूत्र से, यानी कि क्रोमोसोम से। और फिर वह बाहरी जीन उस गुणसूत्र से जुड़ता है, ठीक है, जिस गुणसूत्र में स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, और वह उस गुणसूत्र के उस पॉइंट से जुड़ता है जहां से वह गुणसूत्र अपना फोटोकॉपी बनाना चाहता है। ठीक है, अब जैसे कि ध्यान दीजिए, मतलब यही बाहरी जीन है, सपोज कीजिए यही बाहरी जीन है। अब इस कोशिका के, यह जीव है, कोशिकीय जीव है, तो मान लो इसका ये गुणसूत्र है। हम क्या बता रहे हैं कि इस जीन को, यह जीन जो किसी जीव में गया उसके गुणसूत्र से इसको जुड़ना पड़ेगा। यह इसका आनुवांशिक पदार्थ है या इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ निहित है, तो इसको इससे जुड़ना पड़ेगा। जब तक ये जुड़ेगा नहीं, इसका भविष्य निर्धारित नहीं होगा और सर्वाइव नहीं करेगा। तो कह रहा है कि यह जीव बाहरी जो जीन है, जो बाहरी जीन है, वो जब जीव में गया, बाहरी जीव जब किसी जीव में गया बाहरी जीव, तो उसके जीनोम के साथ जुड़ गया, उसके साथ फोटोकॉपी मत किया या अपना वहां प्रोटीन बनाया, यानी कि वह उस जीव के गुणसूत्र के साथ मिल जाता है। अब कह रहा है कि मान लिया जाए यह गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र का सपोज यह एक खास पॉइंट है जहां से यह गुणसूत्र अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है। मैंने क्या बताया कि यह एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का यह खास पॉइंट है, मान लिया जाए जहां हम मार्क किए हैं, यही वह पॉइंट है जहां से अपना गुणसूत्र अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है, मीन्स अपना फोटोकॉपी बनाना शुरू करता है। ये आपने जैसा दूसरा गुणसूत्र बनाना शुरू किया है।
शुरू करता है, यही वह पॉइंट है। इस खास पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति स्थल, या वह पॉइंट, वह बिंदु, वह साइट जहां से गुणसूत्र अपना प्रतिकृति करना शुरू करेगा, उसे कहेंगे उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ किस चीज का ओरिजिन? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन माने बाबू प्रतिकृति बनाना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको कहेंगे। तो यह जीन गुणसूत्र के इस पॉइंट से जुड़ जाता है। किस पॉइंट से? जिसे कहते हैं ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। ये ओरी क्या होता है? तो कह रहा है किसी गुणसूत्र में एक खास जगह होता है जहां से वह अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है। ओरी बाबू क्या होता है? या प्रतिकृतियन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है कि ओरी या प्रतिकृतियन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन गुणसूत्र में वह पॉइंट होता है, वह जगह होता है जहां से वह गुणसूत्र अपना प्रतिकृति बनाना प्रारंभ करता है। बात समझ में आया? उसी ओरी से, उसी खास ओरी से यह बाहरी जीन जाके क्या हो जाता है बाबू? टैग हो जाता है। यहां पर जाके क्या हो गया? टैग हो गया। अब यहां पर जाके टैग हो गया। अब जब यह गुणसूत्र, इस गुणसूत्र का जैसे जैसे फोटोकॉपी बनेगा, इस गुणसूत्र का जैसे जैसे बाबू अब 2 फोटोकॉपी बना तो यह टैग जीन भी 2 को हो जाएगा, 4 फोटोकॉपी बना तो 4 को हो जाएगा। अब इस यह गुणसूत्र, अब आगे मान लो इसमें डीएनए है तो अब वह डीएनए आरएनए बनाएगा, तो इस जीन वाला का भी आरएनए बनेगा। फिर वह आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो इस जीन वाला भी, यह जीन वाला भी प्रोटीन बनाएगा। यह सब कहाँ होगा? इस कोशिका के अंदर। अब मान लो यह जीन कोई खास काम वाला है, ठीक है, यह जीन कोई खास काम वाला है, तो खास काम वाला है तो अब मान लो यह जीन है जिससे कोई खास तरह का प्रोटीन बनेगा। तो अब यह गया इस के जीनोम से जाके जुड़ गया, गुणसूत्र से जुड़ा, गुणसूत्र के उस पॉइंट से जुड़ा जहां से यह प्रतिकृति करना आरंभ करता है। अब इसके साथ इसका ही फोटोकॉपी बना। अब ये यानी कि इसमें डीएनए है, आरएनए बनाया, फिर प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन हमारे काम वाला है। बनने के बाद इस प्रोटीन को बाहर निकालिए, अपना काम कर। बात समझ में आया? तो अब पूछा जाएगा कि कोई भी बाहरी जीन जब किसी दूसरे जीव में जाता है, बाहरी जीन का मतलब क्या हुआ? बाहरी जीन का मतलब हुआ कि वह जीन जो हमारे शरीर का नहीं है। बाहरी जीन मतलब सीधे सीधे बाहरी जीन मतलब वह जीन जो हमारे शरीर का नहीं है, इसे फॉरेन जीन कहते हैं या एलियन जीन कहते हैं। फॉरेन जीन या एलियन। तो उसका भविष्य क्या होता है कि जब बाहरी जीन या फॉरेन जीन हमारे शरीर में आएगा तो हमारे शरीर के जीनोम के साथ जुड़ गया, मतलब हमारे आनुवांशिक पदार्थ, जीनोम मतलब हमारे शरीर के आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ता है, ठीक है। या तो आनुवांशिक पदार्थ जुड़ेगा, यानी कि ये गुणसूत्र से जुड़ेगा। अब गुणसूत्र से में कहां से जुड़ेगा? तो हर गुणसूत्र में एक खास पॉइंट होता है जहां से वो अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है, जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस खास पॉइंट से जुड़ा, अब उसके साथ उसका भी फोटोकॉपी बना, यानी उस डीएनए का ही फोटोकॉपी बना। अब ये जीन है यानी कि डीएनए का पार्ट है, तो अब इससे आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन हमारे काम वाला होगा। बात समझ में आया? तो कोई भी बाहरी जीन दूसरे जीन में जाएगा, उसके जीनोम के साथ जुड़ेगा, और तब उस जीनोम के साथ जुड़ करके अपना फोटोकॉपी करना शुरू करता है या विकसित होना शुरू करता है। यानी कोई भी बाहरी जीन जब किसी जीव में जाएगा तो एक खास गुणसूत्र से जुड़ जाता है, और उस गुणसूत्र के उस खास बिंदु से जुड़ता है जहां से वह गुणसूत्र अपना फोटोकॉपी बनाना शुरू करता है, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो उसके बहुत सारे फोटोकॉपी बनेंगे, जिसे जीन क्लोनिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोनिंग। क्लोनिंग हो जाना, यानी कि जो पार्टिकुलर हम जीन भेजे हैं उस पार्टिकुलर जीन का बहुत सारा फोटोकॉपी बन जाएगा, यानी कि इसे हम जीन क्लोनिंग कहेंगे। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब आप बुक पढ़िए, हम जो समझा है उसको समझिए और बुक पढ़िए, फिर दिक्कत तो बोलिए। अब कह रहा है कि सबसे पहले बाबू ध्यान देना है, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्बर्ट बोयर, HERBERT, हर्बर्ट बोयर, BOYER, और
स्टेनले कोहेन, STANELY कोहन, KOHEN, ये बोयर एंड कोहेन, यही याद रखना है। ये हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम या साल्मोनेला टाइफी आप लोगों से कुछ लोग पढ़े भी होंगे, जिसके चलते मानव में टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड रोग होता है। तो ये हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जोड़ करके एक रिकम्बिनेंट जीन बनाया था। क्या बनाया था? पुनर्युगत जीन का निर्माण किया था। अब कैसे, तो हम समझाते हैं। अब क्या बता रहे थे कि यही तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक रिकम्बिनेंट जीन बनाया। रिकम्बिनेंट जीन या रिकम्बिनेंट डीएनए, दोनों कह सकते हैं। रिकम्बिनेंट जीन या डीएनए बनाया किसने? यही दोनों ने मिलकर रिकम्बिनेंट जीन या डीएनए का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया? कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया इन्होंने, ये वैज्ञानिकों ने? तो कह रहा है कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है, इस साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, मतलब इस साल्मोनेला टाइफी, मान लो ये एस टाइफी, मतलब साल्मोनेला टाइफी नामक या एसटी नामक ये जीवाणु है। इसके अंदर हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन नामक वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, मतलब सपोज यह एक जीन है, इस एक जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाता है, इस जीन के द्वारा कुछ ऐसा खास प्रोटीन बनता है जिस प्रोटीन के चलते यह जीन जिस जीवाणु में रहेगा उसमें किसी खास एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। जैसे सपोज मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन एक खास एंटीबायोटिक है, या एम्पिसिलिन, सिंपल। टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है और एम्पिसिलिन भी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, यानी कि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी दूसरे जीव के वृद्धि को रोक दे। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का माने क्या होता है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी जीव के वृद्धि या विकास को रोक दे। पढ़ाए हुए तो आप लोग बताए हुए कि पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कवक से बना था, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बना था। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जिसके चलते जीवाणु का वृद्धि विकास रुक जाता है या जीवाणु मर जाता है। जैसे हम लोग को, आप लोग देखिएगा, टाइफाइड बुखार होता है या जीवाणु के चलते जब बुखार होता है तो लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, जैसे जिथ्रोमाइसिन, सेफ्टिक्जिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। तो यह एक ऐसा जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसके चलते यह जीन जिस जीवाणु में रहेगा उस पर एंटीबायोटिक का, मान लो एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको कहेंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोधी, एंटीबायोटिक से लड़ने वाला। तो यह जो जीन है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। कैसा जीन है? तो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इससे लड़ने वाला रेसिस्टेंस जीन है। रेसिस्टेंस ना होता है प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। अब यह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन फाइनली क्या बनाता है? जीन व्यक्त होकर फाइनली क्या बनाता है? प्रोटीन। अब कह रहा है कि यह प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होगा जिसके चलते, इस प्रोटीन के चलते एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी यह प्रोटीन जो है एक ऐसा प्रोटीन बना जो एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। अब देखिए
अब कह रहा है यानी कि यह एक जीन है। क्या है बाबू? जीन है। तो यह जीन एक ऐसा जीन है जिसका नाम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसके चलते एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक उदासीन हो जाता है। अब यह जीन अगर इसमें हम ट्रांसफर कर दें इस जीन को किसी विधि से, किसी माध्यम से, विधि क्या है मतलब क्या हम बात से जानेंगे, इस जीन को इसी ऐसे ही खास जीन को, ऐसे ही खास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु में भेज करके इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले रिकम्बिनेंट जीन या रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। अब जैसे मान लो कि यह जीन है, अब इसका जो डीएनए या जीन है इसके साथ ये आया और इसमें आके जुट गया, आया और इसमें जुट गया, यानी कि बाहरी जीन को किसी खास मेथड से इसमें भेज के इसके आनुवंशिक पदार्थ से जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के साथ क्या हुआ कि अब यह जीवाणु जिसके शरीर में है उसको मारने के लिए कितना एम्पिसिलिन का टैबलेट, एम्पिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा, वह नहीं माने उसका रोग ठीक होगा। काहे कि इसके पास एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता है। क्यों क्षमता है? इसके पास एक ऐसा जीन आ गया है ना बाहर से जो कि ऐसा प्रोटीन बनाता है जिस पर असर नहीं पड़ता है। जैसे वो लोग अभी हम लोग को चल रहा है ना कोरोना वायरस, तो देखिए आपका जो कोरोना वायरस है ना, वैज्ञानिकों का रिसर्च है, दावा है कि ये म्यूटेंट है, यानी कि इसके आनुवंशिक पदार्थ में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया गया है जो जल्दी पकड़ में नहीं आया। अगर ये सामान्य विषाणु रहता, सामान्य वायरस रहता, तो अब तक इसका वैक्सीन, इसका टीका बन गया रहता। लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अब शक भी है कि चीन के वुहान लैब में वहाँ के जो कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ ऐसा खास वायरस तैयार किया या खास वायरस में के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया। अगर ये सामान्य वायरस रहता तो अब कब बन गया था, मतलब ऐसा अभी इसका क्लियर कट ही नहीं कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का सोच है। तो उसी तरह से इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले रिकम्बिनेंट जीन या डीएनए बनाया। कैसे? तो साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड बुखार होता है, उसके शरीर में बाहर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भेजकर। अब यहाँ सवाल है कि रिकम्बिनेंट जीन या डीएनए क्या होगा? तो मान लिया जाए मेरे शरीर में कोई बाहरी जीन आ जाए और मेरे डीएनए से जुट जाए, तो हमारा डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। बात समझ में आया? जैसे मेरे शरीर में बाहर से कोई जीन भेज दिया जाए और वह मेरे डीएनए से जाके जुट जाए, तो मेरा डीएनए क्या कहलाएगा? रिकम्बिनेंट कहलाएगा। काहे को नेचुरल थोड़े रहा, उसमें कोई बाहरी जीन टैग हो गया है, तो वो क्या हो जाता कहलाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट जीन। यानी कि जब किसी जीव के डीएनए के साथ बाहरी जीन जुट जाता है तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले रिकम्बिनेंट जीन या डीएनए हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहन नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। कैसे? तो साल्मोनेला टाइफी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़कर, यानी कि इसके आनुवंशिक पदार्थ के साथ इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ करके और रिकम्बिनेंट जीन बनाया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाने के स्टेप्स क्या हैं। अब मान लिया जाए, देखिए ये सपोज एक जीवाणु है, कॉमन जीवाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई एक कॉमन जीवाणु है जो हमारे शरीर में भी रहता है। कहाँ रहता है? हमारे शरीर में, बड़ी आंत में। और यही कोलाई जब बड़ी आंत से चला जाता है कहाँ? आपको यूरेटर में या यूरिनरी ब्लाडर, यूरेटर या यूरिनरी ब्लाडर में जब वहाँ से चले जाते हैं तो आप ये डेवलप करते हैं, उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये नहीं होता है कि बुखार जब लगता है तो यूरिन कल्चर कराया जाता है, तो वहाँ इकोलाई साबित होता है, वो बात की बात है। तो मान लिया जाए यह जीवाणु है जिसका नाम है इकोलाई।
हमको बनाना क्या है, रिकम्बिनेंट जीन। तो कैसे बना लेता है, तो अब सपोज यह एक खास जीन है जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जीवाणु के शरीर में एक खास अंग होता है जीवाणु कोशिका में, जिसका नाम है प्लाज्मिड। नाम सुने बाबू आप लोग प्लाज्मिड का? खास जीवाणु शरीर का एक खास जीवाणु कोशिका का खास अंग होता है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में पढ़ाए होंगे कि यह एक गोलाकार संरचना होता है। कैसा संरचना होता है, यह एक सर्कुलर कैसा संरचना होता है प्लाज्मिड, तो सर्कुलर क्वाइल क्लोज्ड संरचना होता है। सर्कुलर क्वाइल क्लोज्ड ट्रिपल सी स्ट्रक्चर होता है, पढ़ाए बाबू होंगे। ये वृत्ताकार या एक गोलाकार संरचना होता है या वृत्ताकार होता है, सर्कुलर क्वाइल क्लोज्ड संरचना होता है, बताए होंगे। और इसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। ये जो प्लाज्मिड है ना, क्या है प्लाज्मिड, जीवाणु कोशिका का एक खास अंग है जो गोलाकार संरचना होता है या सर्कुलर क्वाइल क्लोज्ड संरचना होता है, जिसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। मतलब ये अपना फोटोकॉपी खुद बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी खास बात बताए होंगे कि इसे बाह्य गुणसूत्री डीएनए भी कहा जाता है। इस प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बाह्य गुणसूत्री डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। एक ऐसा संरचना है, आप कह सकते हैं रफली की है गोलाकार संरचना है, इसे बाह्य गुणसूत्री डीएनए भी कहा जाता है। इसे प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए भी कहा जा सकता है, प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए। मतलब इस जीवाणु कोशिका में जीवाणु का जो अपना डीएनए है ना, इस डीएनए के जीवाणु कोशिका में जीवाणु का जो अपना डीएनए है, उसके अलावा एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसे लिखा ना बाह्य गुणसूत्री डीएनए, यानी कि इसके जो गुणसूत्र है जिसमें डीएनए, उसके अलावा एक डीएनए है जिसे प्लाज्मिड या प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, जो कैसा होता है, गोलाकार संरचना होता है। खास बात बाबू क्या है इसमें, इसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। इसमें क्षमता होती है कि अपना फोटोकॉपी खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए, सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, स्वतः प्रतिकृति। तो क्या करते हैं वैज्ञानिक कि इसको बाहर निकाल दिए, किसको, प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड को, अब जैसे ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया और प्लाज्मिड को बाहर निकाल करके इसको काट दिया जाता है, कट किया जाता है। किससे, चाकू या कैंची से नहीं, एक खास एंजाइम से जिसका नाम है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या नाम है उसका, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या आरईएन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उससे इसको कट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। और कट करने के बाद इसको यहां ले जा करके इसको जोड़ा गया। और कैसे जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट लेकर के फेविक्विक से चिपका देते हैं, जैसे काटने वाला एंजाइम है जिसका नाम है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ऐसे ही इस बाहरी जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ने वाला भी एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। उस डीएनए लाइगेज एंजाइम के साथ इसको जोड़ देते हैं और तब इस जीन को, अब ये जो प्लाज्मिड आया, इसके साथ बाहरी जीन जुट गया, अब ये हो गया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब फिर इसको हम इस इकोलाई सेल में ट्रांसफर कर दिए। इस इकोलाई सेल में क्या करें, इसको अब इसको हम ट्रांसफर कर दिए इस इकोलाई सेल में, ये आ गया।
इक्वलाई सेल में ये आ गया, तब ये रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब यहां बात समझने वाली है कि यह जीन जो बाहरी जीन है इस जीवाणु के लिए, यह जीन जो बाहरी जीन है जीवाणु के लिए स्वतः इसके शरीर में नहीं जाएगा। इसको इसमें भेजने के लिए एक खास वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लिया जाए कि आप 3 दोस्त एक साथ बैठे हैं, ठीक है, रमेश सुरेश और दिनेश। रमेश सुरेश और दिनेश एक साथ बैठे हैं। रमेश सुरेश और दिनेश एक साथ बैठे हैं, तो रमेश और दिनेश में नहीं पड़ता, और रमेश कोई खाने वाला पदार्थ देना चाहता है दिनेश को, तो क्या करेगा, वह सुरेश की मदद से दे देगा। क्या है, सुरेश दिनेश को दे दे, तो एक माध्यम बना। ठीक वैसे ही जैसे आप देखिएगा कि जो मलेरिया के रोगाणु होते हैं, मलेरिया रोग के रोगाणु, वो हमारे शरीर में स्वतः नहीं आ सकते हैं। अगर मच्छर नहीं काटे, मादा एनाफिल मच्छर अगर हम लोगों को नहीं काटे, तो मलेरिया रोग के रोगाणु हमारे शरीर में आएंगे नहीं आएंगे। तो प्लाज्मोडियम रोग के रोगाणु हेतु मादा एनाफिल मच्छर क्या हो गई, वाहक, इसे कहते हैं वेक्टर। प्लाज्मोडियम रोग के रोगाणु के लिए एक वाहक का काम कौन करती है, मादा एनाफिल मच्छर। ठीक उसी तरह से कोई बाहरी जीव किसी शरीर में भेजना हो तो उसके लिए भी एक वाहक चाहिए, एक ढोने वाला चाहिए, कैरियर चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। और वो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर का काम करता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करता है। जब हम पढ़ा रहे होंगे आप लोग 11th में तो बताए होंगे कि प्लाज्मिड का एंटीबायोटिक में बहुत रोल है। तो ये प्लाज्मिड हो गया वेक्टर। इसी प्लाज्मिड के हेल्प से हम इसको उसके शरीर में भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको उठा के इसमें हम डाल दिए। इस बाहरी जीन को दूसरे जीव में भेजने के लिए, किसी बाहरी जीन को हम चाहते हैं इस जीव में भेजना, तो उसके लिए हमको एक वेक्टर चाहिए, एक कैरियर चाहिए, एक संवाहक चाहिए, संवाहक, जिसके हेल्प से इसको हम भेज सकते। तो ये प्लाज्मिड यहाँ संवाहक का काम करता है। इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाले, इसको कट किए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम से, और उसके बाद इस जीन को हम डीएनए लाइगेज से जोड़ दिए, वह रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब फिर इसको इकोलाई में ट्रांसफर कर, अब यह जीन आ गया इस इकोलाई के अंदर। अब यह जीन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अब मान लो ये एम्पिसिलिन से लड़ने वाला प्रोटीन बनाता है, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक हुआ, तो जो ही यह जीन इसमें ट्रांसफर होगा, अब इस चिरचिया कोलाई को मारने के लिए हम एम्पिसिलिन का कितना डोज देंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा, इसके पास वह जीन आ गया है जिसे लड़ सकता है। बात समझ आ रहा है? तो यह आपका बेसिक कंसेप्ट है कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार करें। एक और खास बात है बाबू कि हमको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ठीक है, तो यह जीन किसी डीएनए का ही पार्ट होगा। अब मान लिया जाए यह डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए, और यह क्या है, जीन है। तो यह जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, आनुवांशिक इकाई, डीएनए का एक खास सेगमेंट होता है। तो यह जीन किससे बनाया गया, किससे निकाला गया, किससे अलग किया जाएगा, डीएनए से। तो यह ऐसा थोड़ा है कि हम डीएनए से जीन को हाथ से पकड़ के या ब्लेड से या चाकू से काट के अलग कर दिए, ऐसा नहीं होता है। इस डीएनए से हम जीन को भी अलग करेंगे, तो इसको काटने वाले एंजाइम से, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, समझ में आ रहा है? इसे आनुवांशिक कैंची भी कहा जाता है या डीएनए कटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। किसको, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से। तो हम जिस, मान लो यहाँ पर वो जीन है, यहाँ पर वो खास जीन है, इसको हम कट करके निकाल दिए, किसके मदद से, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस खास एंजाइम के मदद से, क्योंकि डीएनए को काटने वाले भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो जिस खास एंजाइम की मदद से हम सोर्स डीएनए को काटेंगे, सोर्स डीएनए मतलब समझ रहे हैं आप, सोर्स डीएनए का मतलब हुआ वह खास डीएनए जहां से हमारा डिजायर्ड जीन मिलने वाला है। सोर्स डीएनए का माने हुआ वह खास डीएनए जिससे हमारा काम वाला जीन मिलने वाला है। तो जिस खास
रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस एंजाइम से हम डीएनए को काटेंगे, उसी खास एंजाइम से हमें इस वेक्टर को भी काटना पड़ेगा, इस वेक्टर डीएनए को भी काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जैसे इसको हम बाहर पहले निकालें, ठीक है, तो ये क्या है? ये वेक्टर डीएनए है। ये क्या है? वेक्टर, इसे कहते हैं वेक्टर डीएनए या संवाहक। तो जिस खास एंजाइम से इसको काटेंगे, ठीक उसी खास एंजाइम से हम वेक्टर डीएनए को काटेंगे, तभी रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा अथवा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जिस खास एंजाइम से इसको काटेंगे, उसी खास एंजाइम से हम इसके भी प्लाज्मिड को काटेंगे, वेक्टर को काटेंगे, वेक्टर डीएनए को काटेंगे या प्लाज्मिड को काटेंगे, तभी रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और रिकम्बिनेंट डीएनए बना करके हम अंदर देंगे। अब इस बात को थोड़ा सा अब हम अपने पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप लोग अभी घबराइएगा मत, ये बायोटेक्नोलॉजी है, अभी आज तक आप लोगों को मिला नहीं था, नया है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। हम थोड़ा सा इसको फिर अपने ढंग से बताते हैं। अब तो आप लोगों को प्लाज्मिड क्या है सारा बात समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा देखिएगा, हम अपने पर समझाते हैं। देखो, मान लो आप लोग आप सुने हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कैसे व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है? जिसके शरीर के रक्त में शुगर का लेवल, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्या होता है, या ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है ब्लड में और स्वतः कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या होता है कि उस वैसे व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है। जनरली बाबू जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनकी अगर शरीर में, उनके शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो वह स्वतः नियंत्रित हो जाता है एक खास हार्मोन के चलते, जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। जो कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशी ग्रंथि के द्वारा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा। पता है आप लोगों को, हमारे शरीर में एक खास ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अग्न्याशी ग्रंथि या पैनक्रियाटिक ग्लैंड, जो भोजन के पाचन में भी मदद करता है। तो उसी ग्लैंड की खास कोशिका के द्वारा एक खास हार्मोन स्रावित होता है, इसका नाम है इंसुलिन। और वही इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जब आप हमारे शरीर में, रक्त में जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है ना, तो उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने नहीं देता है, लेवल बढ़ता है। लेकिन जब किसी कारणवश वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन निकालना बंद कर देती है या कम मात्रा में निकालती है, तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। और जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को कहता है डायबिटीज का पेशेंट, चीनी की बीमारी हो गई, शुगर का बीमारी हो गया। और वही डायबिटीज के पेशेंट या चीनी की बीमार वाले लोग बहुत तरह के रोग के घर बन जाते हैं। उनका किडनी खराब हो जाएगा अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो हार्ट पर असर पड़ेगा, हार्ट अटैक का डर रहेगा, बहुत तरह की परेशानी बढ़ जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन मार्केट में मिलता है दवा की दुकान पर, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है। अब मान लो हमको लैब में, या हम चाहते हैं कि हम लैब में इंसुलिन इंजेक्शन तैयार करें, तो कैसे तैयार करें? ठीक है, तो देखिए पैनक्रियाटिक ग्लैंड में हम बताएं कि जो अग्न्याशी ग्रंथि है उसमें खास कोशिका होता है, इसे कहते हैं बीटा सेल। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो अग्न्याशी ग्रंथि है उसमें दो तरह की कोशिका पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। ऐसे समझिए बाबू कि जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, आप लोग देखिएगा जब पाचन ग्रंथि का फिगर मिला होगा, तो आमाशय के ठीक नीचे एक लीफ लाइक, एक एलोइस कलर का, माने हल्का पीला रंग का पत्ता जैसा संरचना दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं अग्न्याशी ग्रंथि। तो उस अग्न्याशी ग्रंथि में खास तरह के कोशिका का समूह होता है, इसे कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये कोशिका का नाम है। लैंगरहैंस वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था। तो उस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह के खास कोशिका होते हैं, इसको कहते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है। अल्फा सेल से एक अलग हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल से खास हार्मोन स्रावित होता है, इसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, यानी कि बीटा सेल से स्रावित होता है। और इंसुलिन हार्मोन है क्या? इंसुलिन हार्मोन बाबू बिल्कुल प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? बिल्कुल प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो किससे बना होगा? आरएनए से बना होगा। और आरएनए किससे बनता है? डीएनए से। वो डीएनए कहाँ होगा? उसी बीटा सेल में होगा ना। बात समझ में आ रही है हम क्या करें? तो मान लो तुम्हारे बायोलॉजी वाले सर के शरीर से, वही पैनक्रियाटिक ग्लैंड से वह बीटा सेल निकाला गया।
कौन सेल निकाला गया? मान लो यह बीटा सेल, एक केंद्रक है, इसमें वो डीएनए है सपोज, तो इस बीटा सेल से डीएनए को निकाला गया। ये बीटा सेल है, ये बीटा सेल बाबू क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। मेरे शरीर से निकाला गया है, उससे आपको डीएनए निकाला गया, ठीक है। अब उस डीएनए में एक खास जीन है, ये डीएनए है सपोज, डीएनए में यही खास जीन है जो इंसुलिन हार्मोन बनाएगा, जो इंसुलिन नामक प्रोटीन बनाता है। तो इस जीन को हम क्या कर दिए, इस खास जीन को मान लो हम अलग कर देंगे, ये खास जीन है, इसको हम अलग कर देंगे। ये क्या है बाबू? ये डीएनए है। तो इस डीएनए को, सेल से डीएनए को अलग किए, मेरे शरीर का है। उसके बाद इस डीएनए को हम कट किए, उस खास जीन को निकाले जिससे वो खास इंसुलिन का प्रोटीन बनता है। तो कट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक खास एंजाइम ये लेते हैं, खास तरह का काटने वाला एंजाइम, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। मान लिया जाए वो एक, उसका एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा है इको R1। इको R1 क्या है? इसको काटने वाले एंजाइम का नाम है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि लैब में हम इंसुलिन हार्मोन तैयार करें, तो हम क्या करेंगे, हम इस, तो मेरे शरीर का है ना, अब हम इस जीन को इकोलाई में हम ट्रांसफर कर देंगे। इस जीन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इकोलाई के जीन। और जानते हैं इकोलाई 20 मिनट में अपना संख्या डबल कर देता है। यानी कि इकोलाई को हम लैब में टेस्ट ट्यूब में रख के और हम इकोलाई का बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार कर लेंगे, उससे जीन का बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार हो जाएगा, बहुत सारा प्रोटीन बनेगा। देखिए कैसे। अब हमको ये जीन मेरे शरीर का है, बायोलॉजी वाले शरीर का, अब हम जा रहे हैं इस शिर्षिया कोलाई में ट्रांसफर करें। तो क्या करेंगे, इस शिर्षिया कोलाई का वो जो प्लाज्मिड है ना बाबू, इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल देंगे। यही काम करेगा फैक्टर का। अब ये प्लाज्मिड है, ठीक है, इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल दिए है ना बाहर। ये ई कोलाई है, हमारा डीएनए कहलाएगा सोर्स डीएनए। क्या कहलाएगा बाबू? सोर्स डीएनए। क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं लैब में? इंसुलिन। ये हमारा सोर्स डीएनए। इस अब ये जो प्लाज्मिड है ना, ये क्या है? प्लाज्मिड हम निकाला, ये क्या है? प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। इसको हम कहते हैं वेक्टर डीएनए। इसको क्या कहते हैं बाबू? वेक्टर डीएनए, यानी कि संवाहक डीएनए। यानी कि यह डीएनए वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर क्योंकि इसी के हेल्प से हम बाहरी जीन इस कोलाई में भेज देंगे। अब हम क्या करते हैं कि जिस इको R1 से अपने सेल के डीएनए को काटे हैं ना, उसी इको R1 से हम इसको भी कट कर देंगे। यहाँ पर इसे काटे हैं, इसको इको R1 से, सेम इको R1 से हम यहाँ काटेंगे। इको R1 क्या है? तो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक टाइप हुआ, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक उदाहरण हुआ। तो इको R1 से हम यहाँ काटे हैं, उसी इको R1 से इस प्लाज्मिड को हम काटेंगे, ठीक है। पहले यहाँ देखिए, इसको हम क्या कर दिए, इसी से हम इसको यहाँ पर क्या कर दिए? कट कर दिए। किससे? इस इको R1 से। और तब इस जीन को ले जा करके हम यहाँ क्या कर दिए? जोड़ दिए। काटे, जिस इको R1 से यहाँ काटे, उसी इको R1 से इस वेक्टर डीएनए को काटे। जिस एंजाइम से सोर्स डीएनए को काटे, जो मेरे शरीर का था, उसी एंजाइम से इस्टीरिशिया कोलाई नामक जीवाणु का प्लाज्मिड निकाल कर काटे, जो वेक्टर का काम कर रहा है। और फिर हम डीएनए लाइगेज एंजाइम से इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। जोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, अब ये हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। काहे रिकम्बिनेंट हो गया? ये नेचुरल थोड़े रहा, इसको मेरे शरीर का डीएनए मिला दिया गया है, तभी क्या हो गया बाबू? रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे? ई कोलाई में ट्रांसफर कर देंगे। अब इस ई कोलाई में एक ऐसा जीन आ गया है जो इंसुलिन बना सकता है, और वह जीन कहाँ का है? मेरे शरीर का है, तुम्हारे बायोलॉजी वाले शरीर का है। कहाँ चला गया? इस्टीरिशिया कोलाई जीवाणु के शरीर में। अब इस लैब में इसको हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे। और अब ये क्या करता है? अब ये 1 से तुरंत 2 बन जाएगा, कितना मिनट में? मान लीजिए 20 मिनट में। फिर 2 से कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 से कितना बनेगा? 8 बनेगा। इसका संख्या बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे इसका फोटोकॉपी बढ़ेगा, इस जो हमारा जीन इसमें गया है उसका भी तो फोटोकॉपी बनेगा, और जितना ही ज्यादा फोटोकॉपी बनेगा जीन का, उतना ही ज्यादा वो प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन को क्या किया जाएगा? उस प्रोटीन को इकट्ठा कर लिया जाएगा, और वही प्रोटीन क्या हो गया? इंसुलिन हार्मोन बन जाएगा। बात समझ में आया? तो यही कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी।
आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। आप लोग इतना वीडियो देखने के बाद ध्यान से किताब बाबू पढ़िए 2 बार 3 बार, फिर हम फिगर बना के फिर समझाएंगे। बात समझ में आया? और घबराना नहीं। धन्यवाद।